हेलो एवरीवन। मैं रविंदर सिंह कटारिया। रशिया और यूक्रेन आज का एक ज्वलंत विषय है जिसके ऊपर सब लोग बात करना चाह रहे हैं। और एक एक्स फौजी होने के नाते और ज़्यादातर हम लोग जो फौजी हैं इसके ऊपर बात कर रहे हैं काफ़ी हद तक और इसको एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने टीवी डिबेट्स में देखा है कि मिलिट्री एस्पेक्ट्स को काफ़ी हद तक नज़र अंदाज किया जा रहा है। ज़्यादातर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बातें हो रही हैं। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि कुछ मिलिट्री एस्पेक्ट्स के ऊपर हम फोकस करें। इसकी तरफ ये 3 पार्ट जो सीरीज है जो मिलिट्री ऑपरेशंस हो रहे हैं उसके ऊपर मैंने 3 पार्ट में सीरीज आपको अपलोड करूंगा जिसके अंदर ये पार्ट 1 है। सबसे पहले हम देखेंगे कि रशिया का मिलिट्री एम और स्कोप क्या है, यूक्रेन की क्या कैपेबिलिटी है और रशियन ऑपरेशंस का ब्रॉड स्पेक्ट्रम क्या रहा। अगर हम एम की तरफ देखें तो रशिया मेरे हिसाब से दनीप्रो रिवर के ईस्ट में एक ऐसा बफर्स क्रिएट कर देना चाह रहा है जो कि प्रो रशियन हो, ताकि नेटो के साथ में डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन ना हो पाए। वेस्टर्न यूक्रेन की तरफ उसका इतना फोकस नहीं है। ईस्ट ऑफ दनीप्रो और बाल्टिक सी के साथ में वो इलाका बना करना चाह रहा है, क्योंकि क्रीमिया उसके कब्जे में है। क्रीमिया की प्रोटेक्शन और रशिया की प्रोटेक्शन के लिए इस वाले बफर जोन को क्रिएट करने के लिए वो कुछ इलाके कैप्चर कर देना चाह रहा है। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि यूक्रेन का जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको तोड़ दिया जाए, और ताकि वो रशिया के इंटरेस्ट को इसके अंदर कमज़ोर ना कर सके। साथ ही साथ में जो पॉपुलेशन एरियाज है उनको इस प्रकार से थ्रेटन किया जाए कि साइकोलॉजिकल पैरालिसिस के कारण लीडरशिप में चेंज हुए। अगर वो नहीं होती तो वो इन पॉपुलेशन एरिया को डिस्ट्रक्शन करेगा, स्पेशली लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि इकोनॉमी क्रिपल होए और वक्त के साथ में कैप्चर करेगा। अगर हम रशिया के वॉर, जिसको ये स्पेशल ऑपरेशंस बोल रहे हैं, इसके फिलॉसफी के ऊपर देखें तो इसका जो सबसे पहला जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो सोवियत ब्रेकअप के बाद में हम देखेंगे। रशिया सोवियत यूनियन होते हुए उनकी जो फिलॉसफी थी वो डीप पेनिट्रेशन ऑल आउट वॉर की थी, और उनका एम्फेसिस था कि जो कन्वेंशनल फौज है न्यूक्लियर के अलावा वो इतनी ज़बरदस्त होए कि वो किसी के साथ में भी ऑल आउट वॉर लड़ सकें। सोवियत यूनियन के ब्रेकअप होने के बाद में रशिया काफ़ी कमज़ोरी में आ गया, और धीरे धीरे उनका जो ऑपरेशन का जो सिस्टम बना, स्पेशली जब उन्होंने अफ़गानिस्तान और चेचेनिया, जॉर्जिया और यहाँ तक कि सीरिया में भी उनकी जो सफलता हुई, लेकिन उनकी फ़ौज ने काफ़ी कैजुअलिटीज़ सफ़र करी हैं। तो रशिया इससे एक लेसन लेता है और वो कोशिश करता है कि नेटो के साथ में डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन ना करें, और अगर नेटो के साथ में डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन का मौका आएगा तो सीधा न्यूक्लियर फोर्सेस के तहत उनके साथ में लड़ाई करेगा। और बाकी एरिया के अंदर जब भी लड़ाई करता है तो रशिया की जो फोर्सेस हैं वो आज तैयार की गई हैं नॉन लीनियर वॉरफेयर, और जो मोटा ऑपरेशन का सिस्टम है वो डीप पेनिट्रेशन पुराने वाला सोवियत के टाइम वाला, और साथ में रिफ्लेक्सिव कंट्रोल, जिसके अंदर काफ़ी हद तक सरप्राइज एलिमेंट इंसर्शन किया जाएगा, स्पेशल फोर्सेस को इंसर्शन किया जाएगा, जो घुसपैठिए होते हैं उनको, ताकि लड़ाई के लिए तैयारी की जा सके। और शुरू की जो लड़ाई है उसके अंदर सरप्राइज हासिल करते हुए साइकोलॉजिकल पैरालिसिस किसी भी इलाके का किया जा सके। तो इस प्रकार की ऑपरेशन फिलॉसफी है। अगर बाईं तरफ में आप एक स्लाइड देखेंगे तो एक यूएस जनरल स्टाफ कॉलेज की ये स्लाइड है, जिसके ऊपर बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से उन्होंने प्रोडिक्ट किया है कि किस प्रकार से रशिया ऑपरेट करता है। उसके अंदर आप देखेंगे सबसे पहले वो एनिमी को प्रेशराइज करेगा पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, इंफॉर्मेटिकली एंड साइकोलॉजिकली, डिसोरिएंट करने की कोशिश करेगा, आर्म्ड अपोजिशन क्रिएट करने की कोशिश करेगा उस इलाके के अंदर, कोवर्टली डिप्लॉय करेगा स्पेशल ऑपरेशन फोर्स, साइबर अटैक्स इसका करेगा, रेकी करेगा, सबवर्जिव एक्ट करेगा काफ़ी हद तक, और इंटरनल अपोजिशन को बढ़ावा देगा। अगर आप देखें यूक्रेन की हिस्ट्री, तो ब्रेकअप करने के बाद में यूक्रेन के अंदर कभी प्रो रशियन आता है तो कभी प्रो वेस्ट या इंडिपेंडेंट लोग आते हैं।
तो वो इसी के तहत एक हिस्सा है। अभी जेलेंस्की प्रो वेस्ट है, बिल्कुल प्रो वेस्ट है, और जू होने के नाते वो वेस्ट के बहुत करीब है इसराइल के थ्रू। इसके अलावा क्या है, सीजिंग एनिमी टेरिटरी, साइमल्टेनियसली एक्शन करेगा फोर्सेस की। अगर आप देखेंगे तो इसी चीज को अंजाम दिया है रशिया ने, काफी डेप्थ तक, काफी ब्रॉड फ्रंट के ऊपर लड़ाई लड़ने का तरीका है रशिया का, और हार्ट के ऊपर जरूर अटैक करेगा, जैसे कि इन्होंने कीव के ऊपर अटैक किया। ये पहले से ही ये सारी चीजें किताबों में अवेलेबल है अगर आप देखेंगे तो। एम्प्लॉइंग प्रिसीजन वेपन्स ऑन अ लार्ज स्केल, एक्सटेंसिव यूजिंग स्पेशल फोर्सेस के ऊपर काफी डिपेंड करता है रशिया। तो अगर हम इस चीज को देखेंगे तो अभी तक जो ऑपरेशंस हुए हैं वो डीपेनिट्रेशन रिफ्लेक्सिव कंट्रोल के तहत हुए हैं, नॉन लीनियर वॉरफेयर क्योंकि नेटो के साथ में है, थ्रेट की गई है न्यूक्लियर वॉरफेयर की। जहां तक मेरा ख्याल है जो ऑपरेशंस हैं वो नॉर्थ की तरफ से वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट या वेस्टर्न स्ट्रेटेजिक कमांड है, वो आगे हम देखेंगे किस प्रकार से फौज बटी हुई है इनकी। और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट जो है, सेंट्रल स्ट्रेटेजिक कमांड है, वो ईस्ट की तरफ से कर रही है, और सदर्न डिस्ट्रिक्ट सदर्न स्ट्रेटेजिक कमांड साउथ की तरफ से कर रही है। कुछ एलिमेंट्स नॉर्दर्न फ्लीट जो कि फ्लीट बेस्ड है, जो नेवी की है, उसके कुछ एलिमेंट शिप्स वगैरह बाल्टिक में पहले से इंडक्ट कर दिए गए थे। अभी रशिया का इस लड़ाई के लिए काफी एक्सपीरियंस है लड़ने का इस प्रकार के वॉर का। जो इसकी फोर्स है वो लेड बाय स्पेशल फोर्सेस हैं, और बाकी की जो ज्यादातर आज की तारीख में की फौज है वो कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं है, वो कॉन्स्क्रिप्ट है, मतलब ये कम समय के लिए आते हैं, अपना जो कंपलसरी मिलिट्री पीरियड है उसको बिताते हैं और चले जाते हैं। तो उनके अंदर आर्मी या उसमें मिलिट्री एस्पेक्ट उनके अंदर कम है। इसी कारण अगर आप देखेंगे तो उनकी फौज के अंदर लॉकडाउन, मेंटेनेंस, डिसिप्लिन, अवेयरनेस, मिलिट्री बेयरिंग की बहुत कमी है, जो कि हर एक लड़ाई के अंदर उनको बहुत परेशान करती है। अगर हम उनकी इनिशियल उसको देखेंगे तो जैसे मैंने पहले बताया है, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को डिस्ट्रॉय, साइकोलॉजिकल पैरालिसिस। दूसरे स्टेज में उन्होंने क्या किया है, आइसोलेशन किया है नोड्स स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स का, लॉजिस्टिक्स और कम्युनिकेशन सिस्टम, और बड़े इंपॉर्टेंट क्रिटिकल एरियाज के ऊपर फुल स्केल आर्टिलरी और मिसाइल्स के साथ में हमला किया है। और इससे अगर बात नहीं बनती तो थर्ड स्टेज में अगर वो इन्वेस्टमेंट और इसको इन्वेस्टमेंट करेंगे और एरियाज को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। इस दौरान जैसे आप जानते हैं आइसोलेशन के अंदर रैकिंग फोर्स बिल्टअप एरिया की चलती रहेगी, रैकिंग फोर्स के अंदर आगे पीछे की लड़ाई चलती रहेगी, वो बिल्टअप एरिया को देखते रहेंगे किस प्रकार से इसको कैप्चर किया जाए। अभी रशिया की फोर्स का जो ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली रशिया की जो आर्म फोर्सेस है वो 4 मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के ऊपर बेस्ड हैं, वेस्टर्न, ईस्टर्न, सेंट्रल और सदर्न। पहले रशिया की जो लड़ाई थी प्री सोवियत, वो डिवीजन लेवल के ऊपर लड़ाई होती थी। आजकल उन्होंने ब्रिगेड लेवल के ऊपर बैटल ग्रुप कॉन्सेप्ट क्रिएट कर दिया है, जो कि ज़्यादातर फौजों ने इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को अपनाया है। उन्होंने फौज के अंदर भी कमी करी है, और ऑफिसर्स जो उनको लीड कर रहे थे उनके अंदर भी काफ़ी कमी हुई है। आप देखेंगे कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं ये एक थिएटर कमांड के कॉन्सेप्ट काम कर रहे हैं, जिसके अंदर एयरफोर्स भी है, एयर डिफेंस एलिमेंट्स भी हैं, इंजीनियरिंग, मेडिकल, बाकी सारे सिस्टम है, और जहाँ पे नेवल फ्लीट की जरूरत है तो नेवल फ्लीट भी मौजूद है। अभी रशिया ने फिफ्थ जो स्ट्रेटेजिक कमांड भी बनाई है, जो कि नॉर्दर्न फ्लीट के ऊपर बेस्ड है, जो कि सी ओरिएंटेड है। अभी हम बात करेंगे टेरेन। जैसे कि आप सब स्पेशली जो आर्मी वाले हैं वो उनको सबको पता है कि टेरेन बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए। तो यूक्रेन जो है तकरीबन प्लेन्स है, और नीचे की तरफ में इसका जो सी है, सी ऑफ ओजोव और बाल्टिक सी। बाल्टिक सी के अंदर एक पेनिनसुला, ये पेनिनसुला है जो कि जटिंग आउट है, क्रीमिया, जिसको रशिया पहले कैप्चर कर चुका है 2014 के अंदर। वेस्ट की तरफ में ईस्ट कार्पेथियंस माउंटेन्स हैं। तो और सब इम्पोर्टेंट चीज इसके अंदर ये है कि जो कंट्री के अंदर 4 नॉर्थ से साउथ बहती हुई नदियां हैं, जिसके अंदर दनीप्रो रिवर तकरीबन कंट्री को 2 हिस्सों के अंदर बांट देती है, और काफी बड़ी नदी है और काफी लंबी नदी है यूरोप की।
इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तकरीबन 25-26 जबरदस्त इनके पास में स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, मतलब इन द सेंस बिल्ट अप एरियाज हैं जिसको वो डिफेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर इसके ऊपर क्रिएट कर सकते हैं, जो कि उन्होंने क्रिएट किया है। आगे हम इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो ये मैप दिखा रहा है कि ये जो मिलिट्री जो यूक्रेन की फोर्सेस है वो 4 डिस्ट्रिक्ट के तहत 4 कमांड या कोर साइज इनकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इसके तहत ये काम करती है। और ज़्यादातर एम्फेसिस इनका स्टैटिक बिल्टअप एरियाज के ऊपर स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाना है और काफ़ी मैकेनाइज्ड फोर्सेस हैं। पुराना हिस्टोरिकली ये मैकेनाइज्ड फोर्सेस के ऊपर काफ़ी एम्फेसाइज था ओल्ड यूक्रेनियन आर्मी के अंदर, और वो उसको दोबारा से इन्होंने रिक्रिएट किया गया है। और इसको रिक्रिएट करने के अंदर वेस्ट की तरफ से 2014 के बाद में काफ़ी मदद की गई है, काफ़ी पैसा दिया गया है। आपको याद होगा ट्रंप के इलेक्शन ईयर से पहले ट्रंप ने प्रेशर डाला था जेलेंस्की के ऊपर कि वो उनके अपोजिशन वाले हैं बिदेन के लड़के के ऊपर कुछ इस प्रकार की टिप्पणियां करें ताकि उनको इलेक्शन के अंदर फायदा हो, और जिसके ऊपर काफ़ी शोर शराबा हुआ था अमेरिका के अंदर। तो इस चीज़ में अगर आप देखेंगे तो यूक्रेन एक लड़ाई का मैदान पहले से ही था अमेरिका और रशिया के बीच में। वो उनकी पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है, क्योंकि रिपब्लिकन्स ट्रंप के साथ में जो रिपब्लिकन्स हैं वो रशिया को उनको प्रो बनाया जाए बनाते हैं अमेरिकन जनता की नज़र के अंदर, ताकि उसका एक पॉलिटिकल फ़ायदा उठाया जा सके। सो इन एनी केस हम मिलिट्री की बात करेंगे तो ये 4 मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको काफ़ी हद तक अभी मैकेनाइज्ड फोर्सेस और आरटीएडी आर्टिलरी अगर आप देखेंगे तो हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3 से 4 ब्रिगेड्स आरटी के अवेलेबल हैं, इंजीनियरिंग सपोर्ट अवेलेबल है, यहाँ तक कि न्यूक्लियर बायोलॉजिकल वॉरफेयर के लिए भी इन्होंने तैयारी कर रखी थी। 2 माउंटेन ब्रिगेड्स वेस्ट के अंदर हैं जो कि इन माउंटेन्स की देखभाल करते हैं। सो दे आर वेरी वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। एविएशन है, और नॉर्थ और ईस्ट की तरफ में टैंक रेजिमेंट्स हैं। ये डिटेल्ड में हम देखें तो बेसिकली तकरीबन 2 से 3 डिवीजन के करीब इनके पास में स्ट्रेंथ है, और इनका जो डिफेंस है वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट के ऊपर बेस्ड है, स्टैटिक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बिल्ट अप एरिया के ऊपर। उसके अंदर कन्वेंशनल नोड्स की तरह इन्होंने डिफेंस नहीं ले रखे, बल्कि बिल्ट अप एरिया के अंदर इन्होंने डिफेंसेस क्रिएट किए हुए हैं जो कि वॉलंटियर फोर्स के ऊपर है। तो इनके पास में तकरीबन 25 टेरिटोरियल डिफेंस ब्रिगेड्स हैं, जिसके अंदर 46,000 नेशनल गार्ड हैं, 42,000 बॉर्डर गार्ड्स हैं, और इनको सपोर्ट करने के लिए तकरीबन 10,200 सिविल डिफेंस पर्सनल हैं। अगर आप देख रहे होंगे वीडियोस वगैरह के अंदर कि इमीडिएटली कहीं पे भी अटैक होने के बाद में फटाफट फायर फाइटिंग फोर्स आ जाती है फटाफट वहाँ पे काम करने के लिए। तो ये सब दिखाता है कि ये वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं इस वॉर के लिए। स्ट्रेटेजिक जो रिजर्व्स हैं इनके पास में 3 टैंक ब्रिगेड हैं, 5 एक इन्फेंट्री ब्रिगेड है, एक आर्टी ब्रिगेड है, और एक प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड बटालियन है। हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड मैकेनाइज्ड फोर्सेस हैं जो कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को बीफ अप करने के काम आई हैं। इसके अंदर आर्मर्ड, मैकेनाइज्ड, मोटराइज्ड और आर्टिलरी सपोर्टेड बाय इंजीनियर्स और आर्मी एविएशन कॉम्प्लीमेंट है। इसके अंदर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक जो फेसिट है यूक्रेनियंस के पास में, उनके पास में 4,000 बैटल हार्डन स्पेशल फोर्सेज हैं जो कि 2014 से लड़ रहे हैं ईस्ट के अंदर, लुहांस्क और दोनेस्क एरिया के अंदर, जहां लड़ाई 2014 से चालू है। और आपको पता ही है इस वाले इलाके में कभी एयरपोर्ट के ऊपर लंबी लड़ाई चलती है, कभी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वाली जो जगह है उनके अंदर लड़ाई चलती रहती है। तो ये बैटल हार्डन जो फोर्सेस हैं उसके अंदर से एक बटालियन है अजोव, जिसको न्यू नाजी बटालियन बोलते हैं, जिसके ऊपर रशिया वाले अभी पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं कि ये न्यू नाजी लोग हैं। इसके अलावा अमेरिकन की जब एंट्री हुई 2014 के बाद में और वेस्ट की एंट्री हुई जिसके अंदर कनाडा ने भी थोड़ा रोल प्ले किया है, इन्होंने काफ़ी हद तक इस कंट्री के ऊपर साइकोलॉजिकल वॉरफेयर या साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन सेंटर्स क्रिएट किए गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सेंटर्स क्रिएट किए गए हैं। अगर आप देखोगे तो दुनिया में आज की तारीख ज़्यादा सपोर्ट यूक्रेन के लिए है, इसलिए नहीं कि वो लड़ाई, बस इसलिए लड़ाई या उसके ऊपर अटैक किया गया है,
अटैक तो काफ़ी कंट्रीज़ पे किया गया है, इराक के ऊपर भी किया गया है, अफ़गानिस्तान के ऊपर भी किया गया है, बाकी सभी कंट्रीज़ के ऊपर अटैक होता है, पैलेस्टीन के ऊपर अटैक होता है। लेकिन उनका इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का जो तंत्र है, वो इतना तगड़ा इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास में वेस्ट का सपोर्ट नहीं है। तो अमेरिकन्स ने ये बहुत ही अच्छे तरीके से इसको ऑर्गेनाइज किया है, जो कि यूक्रेन के हर एक हिस्से में फैला हुआ है। मिलिट्री पुलिस का बहुत बड़ा कंटिजेंट है, इनके पास में ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, 14-15 ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जहाँ पे ये ट्रेनिंग करते हैं मिलिट्री फोर्सेस की। तो आप देखिएगा ये वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड फौज है। 2 इंजीनियर ब्रिगेड है, एक ब्रिगेड है जो कि अलाइड काम करता है, रोड कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन का वर्क है। मैंने पहले भी बताया आपको, न्यूक्लियर बायोलॉजिकल वॉरफेयर के लैब है इनके पास में, एक्सटेंसिव मिलिट्री हॉस्पिटल का नेटवर्क बनाया हुआ है, उसके अलावा मोबाइल मिलिट्री हॉस्पिटल्स हैं इनके पास में। तो अगर आप इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को देखोगे तो मोटे तौर के ऊपर स्ट्रॉन्ग पॉइंट बेस्ड, कवर्ड बाय मैकेनाइज्ड एलिमेंट्स, कवर्ड बाय एडीआरटी, S-300 इनके पास में है, पुराना एडी सिस्टम भी है इनके पास में, लेकिन S-300 भी काफी इफेक्टिव एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसको वेस्ट ने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हैंड हेल्ड मिसाइल सिस्टम है, स्टिंगर वगैरह, उनके साथ में बीफ अप किया हुआ है। तो यूक्रेन की फोर्सेस इतनी कमजोर नहीं है, लेकिन रशिया बहुत बड़ी आर्मी है और उसका वेट का जो इफेक्ट है इनिशियली वो आपने देखा है।